नमस्कार, वर्कर्स यूनिटी के खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करने के लिए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला से रिटायर्ड प्रोफेसर आर.एस. घुम्मन से, जिनका एग्रीकल्चर, इकोलॉजिकल क्राइसिस, लैंडलेस लेबर और विभिन्न रूरल फार्म एम्प्लॉयमेंट पे बहुत ही विस्तृत काम है। प्रोफेसर आर.एस. घुम्मन उन चंद पंजाब के पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स में हैं जो न केवल थ्योरी पे काम करते हैं बल्कि लगातार ज़मीन पे डेमोक्रेटिक राइट के सवाल पे मज़दूर संगठनों के साथ, किसान संगठनों के साथ इनका बहुत ही जीवंत राब्ता है। अभी कुछ दिन पहले प्रोफेसर आर.एस. घुम्मन किसानों के द्वारा बुलाई गई दिल्ली किसान संसद में पार्टिसिपेट करके लौटे हैं। प्रोफेसर आर.एस. घुम्मन लगातार कृषि के, मजदूरी के और जो डेमोक्रेटिक राइट्स के मुद्दे हैं उस पर लगातार मुखर भी हैं। आज हम बात करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया मुझे इस चैनल पर लेने के लिए। आप सभी का स्वागत है। सर, आपने जो बहुत बेहद विस्तृत रूप से काम किया है एग्रीकल्चरल क्राइसिस पे, उसके साथ साथ जो जुड़ा हुआ है मुद्दा इकोलॉजिकली बहुत अनवायबल होता जा रहा है, जिस तरह से खेती हो रही है पंजाब में और भारत के दूसरे हिस्सों में। वाटर प्रॉब्लम पे आपकी एक किताब भी आई है, बहुत विस्तार से उस पर आपने लिखा भी है। आप हमारे दर्शकों को संक्षेप में अगर समझा सके कि ये पूरा एग्रेरियन क्राइसिस है क्या और ये कैसे इकोलॉजिकली अनवायबल होता जा रहा है। देखिए, ये एग्रेरियन क्राइसिस का जो मुद्दा है, अगर इसको समझना हो तो आपको ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले में जाना पड़ेगा। ग्रीन रेवोल्यूशन आता है 1965 से, शुरुआत उनका ब्रेक इवन ईयर कहा जाता है। लेकिन उससे पहले जो तैयारियां थी वो 1943 रॉकफेलर से शुरू हो गई थी। रॉकफेलर इंस्टीट्यूट फाउंडेशन, ये सभी ने काम किया। और उसके बाद जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के जो बडिंग एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे उनको वहाँ ट्रेनिंग भी दी फ्री ऑफ कास्ट। और PL 480 से भी जुड़ता है। PL 480 तो सभी जानते हैं कि ये एक US की डिप्लोमेसी का पार्ट था, फूड फॉर पीस था। तो उसकी विस्तार में मैं अभी नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन उसके साथ ग्रीन रेवोल्यूशन का लिंक है कि वो चाहते थे कि ग्लोबल एग्री बिजनेस जो है उनको बढ़ावा मिले और जो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं ये इंडस्ट्रियलाइज ना हों, एग्रीकल्चर पर ही ज़्यादा जोर हो। और एग्रीकल्चर में कि इनको लगता था कि वो 1949 में चाइना रेड हो गया, फिर ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का बहुत वो डर था कि पोटेंशियली देयर कैन बी सोशल रेवोल्यूशंस। तो उनको काउंटर करने का भी एक साधन था कि अगर वो कहते हैं ना कि एम्प्टी स्टोमक एंड आइडल माइंड इज डेन ऑफ विकेट, राइट। सो वो उससे जुड़ता है सारा। सो ये शुरुआत होती है उससे। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जिनको ये बोलते हैं, वो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स नहीं हैं, वो हाई रिस्पॉन्सिव सीड्स हैं और हाई रिस्पॉन्सिव वाटर को हैं। आप देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में कहाँ कामयाब तो होता है और फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लैब क्या है? पंजाब है। क्योंकि पंजाब में जो दरियाई पानी है, नहरी पानी है और अंडरग्राउंड वाटर भी है, वो बहुत है। आप तवज्जुब की बात है कि पंजाब का एक भी इंच लैंड जो है वो अनइरिगेटेड नहीं है और पूरे हिंदुस्तान में 45% ज़्यादा नहीं है, ठीक है। 55% तो एरिड जोन है, रेन फेड है। तो पंजाब में 100% इरीगेटेड एरिया है। सो और पंजाब में जो है 83% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया इज अंडर एग्रीकल्चर। सो ये अगर पंजाब की कहानी बतानी हो तो उससे जो आप इकोलॉजी की बात कर रहे हैं कि ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं, ये सभी की सभी जो है वो वाटर रिस्पॉन्सिव है, जहाँ जहाँ वाटर है। और पंजाब में हमने पानी का ऐसा सत्यानाश किया है कि हाँ, हम जो पंजाब का जो अभी जो एक्सट्रैक्शन रेट है, वाटर डेवलपमेंट परसेंटेज है, वो 2013 में 149% थी, अब 165%, 166%। सो इट मीन्स कि जितना हम निकालते हैं उसका 66% हम रिचार्ज नहीं करते। और मुझे डर है, मैंने काफ़ी आपने जैसे बोला कि पंजाब में ये सबसे बड़ा जो अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर होगा वो पानी की वजह से होगा। दूसरा है जो आपने जो पहले एक डाइवर्सिफाइड खेती थी, जो एक ऑर्गेनिक खेती थी, उसको आपने 1, 2, 3 फसलों पर केंद्रित कर दिया। वो 2-3 फसलों कौन सी है? एक पंजाब की बात करें तो एक राइस है और दूसरा वीट है। राइस वीट का जो कॉम्बिनेशन है
दिस इज़ द ये रीज़न है पंजाब के एग्रेरियन क्राइसिस का। उसके उसके साथ है कि आप जहाँ जहाँ मैकेनाइजेशन हुई, वहाँ वहाँ जो आपने लेबर की बात की है, लेबर डिस्प्लेसमेंट हुई। इवन जो एग्रीकल्चर लेबर की बात तो छोड़ो, अब जो कल्टीवेटर्स हैं, फार्मर्स हैं, उनके लिए भी 2 महीने से ज़्यादा काम नहीं है खेती में, तो वो क्या करें? पंजाब की खेती को तो बचाया ही इसने लाइव स्टॉक ने है। लाइव स्टॉक में डेयरिंग ने बचाया हुआ है। 40% जो पंजाब की खेती की आमदन है वो डेयरी से आ रही है। अगर डेयरी ना होती तो पंजाब का फार्मर जेड़ा कभी का क्राइसिस में होता। और पंजाब एक छोटी सी स्टेट है जो 3 यूनिवर्सिटी की स्टडीज़ है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी और पंजाबी यूनिवर्सिटी की। मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी में काफ़ी दे रहा हूँ, मैं उनके पहले था लेकिन बाद में हुई है वो स्टडीज़। लेकिन उससे ये पता चलता है कि 16,600 के करीब सुइसाइड्स 2000 से लेकर 2016 तक हो गए, और अब 4 साल और ले लो, और एक मॉडरेट एस्टीमेट ये लगा सकते हैं कि 4000 तो और होंगे। सो 20,000 जो फार्मर्स और एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं उन्होंने आत्महत्याएं की है। रोज़ आत्महत्याएं जो है ना 20,000, वो एग्रेरियन क्राइसिस का एक बहुत वो सिम्पटम है। दिस इज नॉट द बीमारी नहीं है, ये उसका बीमारी का सिम्टम है। बीमारी है एग्रेरियन क्राइसिस कि आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, आपको अपने जो रोज़गार, जो आपकी इनकम चाहिए वो नहीं मिल रही। और मैंने एक 2000 में पेपर किया था कि आपका जो नेट ग्रो पर हेक्टेयर इनकम है आपके फार्मर्स की, उसका जो बढ़ने का दर है वो कम हो रहा है। सो इनकम श्रिंक हो रही है, कास्ट आपकी बढ़ रही है। आपका पंजाब में जैसे आप वाटर की प्रॉब्लम मिले, बार बार जब आपको बोरिंग करनी पड़ती है, बोरवेल डीपनिंग करनी पड़ती है, तो उससे अब क्या होता है कि आपका जो 5 साल पहले आपने 2 लाख का ट्यूबवेल लगवाया था, अब 3 लाख लग जाएंगे। तो जो पंजाब में मार्जिनल स्मॉल फार्मर, मीडियम फार्मर, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। हिंदुस्तान में 86% आपके मार्जिनल और स्मॉल फार्मर है। उसमें में से भी आगे आ जाओ तो 69 तो मार्जिनल फार्मर। तो मार्जिनल फार्मर क्या है? 2.5 एकड़ से नीचे वाले, और 2.5 एकड़ से नीचे से भी उनकी जो अगर एवरेज होल्डिंग देखें तो 1 एकड़ के आसपास बनती है, उससे भी कम। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि क्या फार्मर की पूरी फैमिली 1 एकड़ 2 एकड़ से इतना कमा सकती है कि वो बच्चों को भी पाल ले, घर उनकी पढ़ाई का भी ध्यान रखें और उनकी सेहत का। और सेहत जो सरकारी खेतर से गायब हो जा रहा है, सेहत सहूलत आम जो आउट ऑफ पॉकेट है उनका, ये सभी मिलकर क्राइसिस बनता है। और ये ऐसा डीपनिंग क्राइसिस है कि जो अब जो एजिटेशन चल रही है वो इसका सिम्टम है। जैसे आपने लेबर की बात की कि लेबर के भी क्राइसिस हुए, मैकेनाइजेशन ने बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस किया है लेबर्स को। आपने एक फार्मर्स कमीशन ने एक रिपोर्ट कमीशन की थी, जो आपने उसकी रिपोर्ट 2007 में पब्लिश हुई, द स्टेटस ऑफ लोकल लैंड एग्रीकल्चर लेबर इन पंजाब। उसकी जो फाइंडिंग्स है उसमें जो लोकल जो लेबर, एग्रीकल्चर लेबर की जो चेंजिंग सिनारियो है जॉब की, और उसके साथ साथ जो माइग्रेंट लेबर हैं, जो पूरा एक रूरल इकोनॉमी है उसमें एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जहाँ पे फॉर्म जॉब से ज़्यादा नॉन फॉर्म लेबर की ज़रूरत पड़ रही है। तो इन सब मुद्दों पे आपकी जो स्टडी है उसकी क्या फाइंडिंग्स है और इसका पूरे समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, ये स्टडी हमने की थी 2007 में। तब ये फार्मर्स कमीशन के चेयरमैन हुआ करते थे डॉक्टर कालकट, एक बहुत बड़े एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, पीएचयू के वाइस चांसलर भी रहे थे। तो वो मेरे से परिचय थे, तो उन्हें बोला कि डॉक्टर घुम्मन, ये देखें तो सही हमारी लेबर कहाँ जा रही है, ये माइग्रेंट वर्कर्स आ रहे हैं, हमारी लेबर कहाँ जा रही। तो हमने, मेरे साथ प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह थे, प्रोफेसर लखविंदर सिंह थे, हमने कोई 1.5 साल लगा कर ये स्टडी की। ये पूरे पंजाब का रिप्रेजेंटेटिव डेटा लिया हमने। 24 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 36 डिस्ट्रिक्ट्स, 12 डिस्ट्रिक्ट्स में 36 विलेजेस का डेटा है। और हमने देखा कि जो ये एग्रीकल्चर लेबर है, एक तो ये इनका एजुकेशन लेवल, स्किल लेवल बहुत कम, इतना कम कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको लगता होगा कि पंजाब बहुत जो है डेवलप्ड स्टेट है, इसमें वो बहुत एजुकेशन है, ये है, शायद इम्प्रेशन ठीक हो। लेकिन जब हमने इनके भीतर जाकर देखा तो 90% जो लेबरर हाउस होल्ड थे
उनमें से एक भी व्यक्ति सदस्य जो है वो मैट्रिक पास नहीं था। आप अंदाज़ा लगाइए, 90% जो हाउस होल्ड, और जो अक्रॉस द बोर्ड हाउस होल्ड थे वो 69% में। तो जब आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपके पास स्किल नहीं है, तो आप केवल अनस्किल्ड जॉब पर डिपेंड करते हैं। तो उसके बाद उस समय जब हमने 2007 में ये रिपोर्ट कमीशन को सौंपी, तो हमारी मोटी जो फाइंडिंग थी कि इनको तो साल में 120 दिन भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती। तो बाकी जो हमने देखा कि नॉन फार्म सेक्टर जो आप बात कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली पंजाब में जो नॉन फार्म सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर है, वो है तो है, लेकिन जो एक योगिक सेक्टर होता है जिसने एम्प्लॉयमेंट देनी होती है, जैसे वेस्ट में जब ट्रांजिशन टू ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी, एग्रीकल्चर टूट रहा था, उनके पास अपॉर्चुनिटी थी नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की, लेकिन हमारे पास नहीं है, ना हिंदुस्तान में है ना पंजाब में है। सो वो एक बहुत बड़ा गैप है जिसको हम एड्रेस नहीं कर पा रहे। और उनके इससे अलावा जो उनकी आय है, तो आप ये देखिए कि 120 दिन जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो उनका कितनी आय होगी, ठीक है ना। मैं 2007 की बात कर रहा हूँ जब मनरेगा भी नहीं था। उसके बाद 2008 में मनरेगा आता है, तो मनरेगा की भी मैंने स्टडी की थी, लेकिन बहुत ज़्यादा वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट पंजाब में नहीं कर पा रही। तो ये क्राइसिस उनका ये है कि वो अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, गांव के पास जो एग्री मार्केट, जो फूड ग्रेन मार्केट है, वहाँ काम कर लेंगे, वहाँ भी सीजनल वर्क है, या उसके बाद कोई ऐसा छोटा मोटा काम करते हैं। और इसके अलावा जो 2-3 लाख पंजाब के में फार्मर कल्टीवेटर्स भी आउट ऑफ एग्रीकल्चर हो गए, तो वो भी अब लेबर चौकों पर जाने लगे हैं, उनकी प्रॉब्लम और होगी। ये इतनी प्रॉब्लम गंभीर है कि जो लेबर वाला है उसके पास ये भी ना, तो उसके बच्चों पास एजुकेशन है, ना स्किल है, ना ही उसको कोई सरकारी जॉब मिलती है, ना प्राइवेट जॉब मिलती है। तो वो अनस्किल्ड इनफॉर्मल सेक्टर, लो पेड एम्प्लॉयमेंट में है। जैसे आप इंडस्ट्रियल सेंटर लुधियाना में देख लो, और देख लो, हमने 3-4 साल पहले वहाँ 1-2 हफ्ते लगा कर अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, तो वहाँ भी उनको वो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, क्योंकि जो उनको स्किल चाहिए, स्किल गैप है, और स्किल गैप जो पूरा नहीं हो रहा, तो मिसमैच है। और इसीलिए जो माइग्रेंट वर्कर हैं पंजाब में, वो जो नीचे वाली जॉब्स हैं वहाँ वो आकर, वैसे भी माइग्रेशन का एक फंडा होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक डायनेमिज्म है कि माइग्रेशन इन जनरल इज़ के जो कम विकसित एरिया होते हैं वहाँ विकसित एरिया में होते हैं, कंट्री में भी ऐसी होती है। सो जब ये पहली जनरेशन माइग्रेशन करती है तो वो लोएस्ट जॉब्स जो लोकल लेबर नहीं करनी चाहते वो करती है। तो ये जो गालकट साहब ने हमें सवाल दिया कि कहाँ जा रहे हैं, तो हमें यह लग रहा था कि वो आप जो काम करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, जहाँ उनको लगता है कि ये लेबर काम है, वो मार्केट में जैसे और काम भी नहीं करना चाहते बहुत, वो जो माइग्रेंट वर्कर्स कर रहे हैं। सो ये क्राइसिस जो उनका है वो है कि वो गिर गए हैं, उनको कोई रास्ता नहीं है। और उनके वही एक सेक्शन है जो एग्रीकल्चर लेबर है, इतना पुअर है कि जैसे फार्मर तो कई बार ये भी होता है ना कि आधा एकड़ ज़मीन बेचकर अपने बच्चे को इलीगली या लीगली बाहर भेज देगा, उनके पास तो ये भी ऑप्शन नहीं है। सो वो बेचारे नहीं जा सकते कहीं। एम्प्लॉयमेंट जो मैकेनाइजेशन ने कम कर दी, जो गैर खेती क्षेत्र हैं उनमें एम्प्लॉयमेंट है नहीं। पंजाब में तो जो सरकारी क्षेत्र हैं उनमें भी है, वैसे तो सभी जगह ही है, जब न्यू लिबरल मॉडल जब से आया है या इकनॉमिक्स का, तब से ही हो रहा है। लेकिन ये पंजाब में क्राइसिस बहुत सीरियस है, इसलिए पंजाब से कम पिछले 5-7 साल से लगातार 50,000 बच्चे हमारे ऑन एन एवरेज दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं, लाखों रुपया खर्च करके लीगली और इलीगली भी पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उनको मालूम है कि ये उनको एक इंडिविजुअल रास्ता ढूंढ रहे हैं कि यहाँ तो इतनी बेरोज़गारी है कि जो आप पंजाब में जो सरकारी आंकड़े भी हैं उसके 7% बेरोज़गारी है पूरी लेबर की, 98 लाख, जहाँ अब तो 1 करोड़ लेबर होगी लेबर वर्क फोर्स जिसको बोलते हैं।
तो उसमें से आप देखिए कि अगर 7% है तो 7 लाख तो सीधे हो गए। इसके अलावा मेरे आंकड़े ये कहते हैं कि हमने भी एक छोटी सी स्टडी की थी, 22 लाख बेरोजगार है। तो इतनी छोटी स्टेट में जब ये होगा तो ये बेरोजगारी की और गरीबी की सबसे जो ज़्यादा मार पड़ती है वो नीचे वाले लोगों को पड़ती है, और जिनके पास ना एजुकेशन है ना स्किल है, तो उसीलिए वो क्राइसिस जो लेबर का डीपन हुआ जा रहा है। और ये जो आप लेबर के एजिटेशंस देख रहे हैं, ये पटियाले में भी 3 दिन से चली हुई है, ये उसी का मैनिफेस्टेशन है कि उनके पास अब लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं देख रहा। अब लग रहा है कि उनके बच्चों के लिए कोई भविष्य नहीं है और अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इवन मनरेगा का भी हम पूरा फ़ायदा नहीं उठा रहे। मनरेगा का बहुत स्कोप है, जैसे 100 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट अगर हम जनरेट कर सकें उनके लिए, तो ऑफ सीजन में तो 100 डेज़ की खेती में होगी तो फिर भी 200 डेज़ की हो जाएगी। ऐसे ही जो मार्जिनल फार्मर है, स्मॉल फार्मर है, उसमें मनरेगा में प्रोविज़न है कि वो अपने खेत पर काम करके ये कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं वहाँ लेबर अपनी क्लेम कर सकते हैं। सो हम वो भी नहीं कर रहे ना, क्राइसिस गवर्नेंस का भी है। जैसे आपने बताया कि जो एग्रीकल्चर लेबर का जो क्राइसिस है वो इतना डिपेंड हो गया है, उसके हम मैनिफेस्टेशन देख रहे हैं कि जो पटियाला में 3 दिनों की बड़ी रैली हुई है, 7 मजदूर संगठनों ने एक ज्वाइंट मोर्चा भी बनाया है। लेकिन उसमें एक और बात, मैं उनके चार्टर और डिमांड को भी पढ़ रहा था और बहुत सारे मजदूर नेताओं से ही बात हो रही थी। पटियाला में आज एक और प्रदर्शन है ज़मीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी का। वो बोल रहे हैं कि जो दलित एग्रीकल्चर लेबर है वो जो गाँव में काम कर रहा है, अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, नरेगा 100 दिन का रोजगार नहीं दे रहा है, ऑन एवरेज हमने जितने लोगों से बात की 12 से 15 दिन साल में उनको काम मिले हैं। मजदूरी की रेट इतनी ज़्यादा गिर गई है, कहीं 200-250 से तक भी मिलना काम मुश्किल है। ऐसे में एक सवाल आता है कि पंजाब में जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं हुआ है, जो लैंड रिफॉर्म हुआ वो ठीक से नहीं हुआ है। और दलित खतिहर मजदूरों की एक बड़ी डिमांड है कि जो पंचायत की 1/3 ज़मीन उनको खेती के लिए मिले, उस पे जो नियम बना हुआ है उसकी भी पालन नहीं हो रही है। तो ये जो लैंडनेस की प्रॉब्लम है और जो लैंड रिफॉर्म्स की प्रॉब्लम है, उसको आप एग्रीकल्चर लेबर के सॉल्यूशन में कोई एक कदम मानते हैं? देखिए, एनएसएस को जो स्टडीज़ हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की, उसके मुताबिक भी ये है कि 65% जो पॉपुलेशन हाउस होल्ड्स हैं रूरल एरिया में वो लैंडलेस हैं। हमारी ये जो लेबर वाली स्टडी आप बात कर रहे थे उसमें हमने नोट किया कि 67% रूरल हाउस होल्ड्स लैंडलेस हैं। हमारी एक और स्टूडेंट ने काम किया था जहाँ डीसी भी रह चुका है। जब डीसी था तो मेरे साथ पीएचडी कर रहा था, डिप्टी कमिश्नर जिसको डीएम बोलते हैं। तो उसने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे एक बार वो 1925 में जो किया ना उसने डार्लिंग ने, जो ब्रिटिश आईसीएस अफसर था, वैसे बहुत बढ़िया काम किया उसने। तो उससे भी निकलता है कि लैंडलेस हाउस होल्ड्स बहुत हैं और उनमें अभी इनकम डिस्पैरिटीज़ बहुत हैं। जो आप वेजेस की बात कर रहे हैं ना, इसमें आपको देखना होगा कि जो पंजाब में लैंड रिफॉर्म्स की भी आप बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है पंजाब में अब लैंड कहाँ है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। देयर इज़ नो लैंड इन पंजाब जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाँ, पंचायती राज है, उसके बाकायदा एक कानून बना हुआ है कि 1/3 जो लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड, उनको जानी चाहिए। ठीक है, वो जो कानून की प्रॉब्लम नहीं है, कानून है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है वो है। दूसरा जो होता है उसमें कि एक डम्मी कैंडिडेट खड़ा कर दिया जाता है। वो डम्मी जो होता है वो किसी न किसी जो गांव का अमीर आदमी है, रिच फार्मर है, वो खड़े करते हैं, तो वो उनके नाम पर लेते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली आप पंजाब में 1-2 तजर्बे हुए हैं अभी कि जैसे उन्होंने एक कौम प्राप्त संघर्ष कमेटी बनी थी, उसमें भी उन्होंने ये लड़कर ज़मीन ली और एक कोऑपरेटिव के रूप में फार्मिंग की, और वो एक अच्छा मॉडल है, बेस्ट प्रैक्टिस है, उसको आगे ले जाना चाहिए। लेकिन पंजाब की जो बहुत सी पंचायती लैंड है वो उन पर किसी न किसी तरह नाजायज़ कब्जा भी है। जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उस पर वो नाजायज़ काबज हुए हैं। पंजाब का जो एक हल तो एक छोटा सा हो जाए कि जो भी कानून के मुताबिक
पंचायती लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन उनको जानी चाहिए, लेबर को वो जानी चाहिए, लेकिन उससे ये कितने लोगों को एडजस्ट कर लेंगे। मेरा मानना है कि वो तो जो भी इस वेले प्रावधान है वो पूरा होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा आप जो उनके बच्चों के लिए एजुकेशन का, स्किल का, कहीं कोई अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट का, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो या एक ग्रुप्स में एम्प्लॉयमेंट हो या कोई एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग करके एम्प्लॉयमेंट हो, वो हल है। ये नहीं है कि आप केवल, ये ठीक है जो ये संघर्ष चला है, हमने भी 3-4 साल पहले एक मिस्टर सेवेवाला है, एक फार्मर लीडर लक्ष्मण सिंह सेवेवाला, मेरे पास रिपोर्ट भी है, वो पढ़ी। मैंने एक, जब मैं उसमें समय सेंटर फॉर रिसर्च इन रूरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था, तो हमने वहाँ एक दिन का सेमिनार करवाया था इस पर, तो वो भी हमारा काफ़ी कवरेज भी हुई थी। लेकिन ये क्राइसिस जो है सिस्टमिक है, कि सिस्टम ने एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक सिस्टम ने क्राइसिस जनरेट किया, और अब जो लोग हैं वो कलेक्टिव भी और इंडिविजुअल भी उसका क्राइसिस का हल ढूंढ रहे हैं, लेकिन सरकार जो करना चाहिए सरकार को वो नहीं कर पा रही, क्योंकि शायद सोशल मूवमेंट्स या सरकारें जो हैं या पॉलिटिकल लीडरशिप इतनी इंडिफरेंट हो गई हैं कि उनको लगता नहीं है कि कुछ, जैसे ये किसान 1 साल से संघर्ष कर रहे हैं, 8 महीने से दिल्ली बैठे हैं, तो सेंटर की सरकार तो इंडिफरेंट हुई बड़ी है ना। सो हमने भी उनको लिखा, दिसंबर में 12 इकोनॉमिस्ट ने हम तोमर जी को लेटर लिखा था कि ये 5 कारण है, इसके लिए रिपील होना चाहिए। मैं दिसंबर में सिंघू बॉर्डर पर भी गया था, लेकिन टिकरी बॉर्डर पर भी उन्होंने मेरा इनवाइट किया, स्पेशल लेक्चर था, आपने जैसे बोला किसान संसद में भी उन्होंने इनवाइट किया था। लेकिन जो इनसेंसिटिविटी है या मैं ना मानू रे, वो उसका इलाज क्या है सरकार का? उसका इलाज तो बहुत बड़ी बड़ी सोशल मूवमेंट्स ही हैं। जब ये सरकारों को, पॉलिटिकल लीडरशिप को ये लगे कि उनकी कुर्सी खतरे में है, तब ये होगा। तो जैसे पंजाब में जो अकाली दल है या और पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अब किसानों का गुणगान कर रहे हैं ना। अकाली दल ने वहाँ तो वोट कर दी ये पास करवाने के लिए, और शुरू में कहते रहे कि ये कानून तो बहुत अच्छे हैं, ये तो कायाकल्प कर देंगे किसानों की। तो अब जब लगा कि वोटें नहीं मिलेंगी तो बाहर आकर किसानों के गुणगान करना। सो ये अपॉर्चुनिज्म है, ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है ना, ये बहुत सीरियस है और किसान इसको जानते हैं। एक अंतिम सवाल सर, लगातार 1 साल से पंजाब में किसान संघर्षरत हैं, अपने विभिन्न मुद्दों को लेके बहुत मुखर हैं। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से जो वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो खेतिहर मजदूर, पिंडू मजदूर यूनियन है, वो भी एक मोर्चा लगाए बैठे हैं। उनके साथ जब हम लगातार बात कर रहे हैं तो एक बड़ी समस्या आ रही है कि किसान मजदूर एकता के नारा बहुत ही ज़ोर शोर से उठ रहा है सिंघू के बॉर्डर से, टिकरी के बॉर्डर से, लेकिन गांव में बहुत जो क्लास कैरेक्टर है, जो रोज़ रोज़ की लड़ाई है, मजदूरी की लड़ाई है, ज़मीन की लड़ाई है, पंचायती नजूल की ज़मीन की लड़ाई है, उसमें किसान और मजदूर कभी बहुत बार आमने सामने होते हैं। उसमें प्रवासी मजदूरों का भी मुद्दा शामिल है कि वो कम रेट पे काम कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे अंतर्विरोधी पंजाबी सोसाइटी में आज मुखर हैं, बहुत सारे सहयोग के मुद्दे दिख रहे हैं, बहुत सारे टकराव के मुद्दे देख रहे हैं। हम जब आंदोलन, आप लगातार आंदोलन से जुड़े रहे हैं, आते जाते रहे हैं, आप डेमोक्रेटिक राइट्स की भी इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं, कैसे ये अंतर्विरोध सॉल्व होंगे और कैसे जो पूरा जो इमेजिनेशन है, ये जो सिस्टमिक क्राइसिस है, उसकी एक कोई अल्टरनेटिव इमेजिनेशन, अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की तरफ से हम देख सकते हैं? देखिए, एक तो बहुत बड़ी बात है कि सिस्टम जो है या जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो नहीं चाहेंगे कि ये जो किसान और मजदूर का या किसान और खेत मजदूर का अंतर कम हो या ख़त्म हो, वो नहीं चाहेंगे। देखिए ना, एक जो मार्जिनल फार्मर है उसका वो कास्ट लेवल पर, कितने के लेवल पर तो उनके साथ हैं, संबंध है, लेकिन अगर आप इकोनॉमिक पोजीशन देखें और इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन देखें तो उनका जो विरोध होना चाहिए ऊपर होना चाहिए, लेबर के साथ नहीं। लेकिन जो एग्रीकल्चर लेबर है उनके साथ भी विरोध होता है। एक जो कास्ट क्लासिफिकेशन है वो भी है कि स्वर्ण जातीय है ना और नॉन स्वर्ण जाति, वो उसका भी एक अंतर विरोध है। उसके बारे में कहीं ना कहीं अभी पंजाब में तो बहुत कम है,
आप साउथ में जाइए, यूपी में जाइए, तो ये कास्ट वाला सिस्टम बहुत ख़तरनाक रूप धारण कर चुका है। लेकिन हम हमारे पंजाब में इतना मतलब अपेरेंटली नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं साइकी में पड़ी हुई है बात। दूसरा है कि अंतर्विरोधी इकोनॉमिक कंट्राडिक्शंस हैं जो वो हैं। इकोनॉमिक कंट्राडिक्शंस क्या हैं कि आप काम करवाना चाहते हैं खेत मजदूर से, और जो अब और आपकी कोशिश ये होगी कि कम से कम उनको वेतन दिहाड़ी दी जाए, और उनकी कोशिश होगी कि दिहाड़ी ज़्यादा ली जाए। तो ये अंतर्विरोध जो है ना, ये मोड ऑफ प्रोडक्शन नाल और प्रोडक्शन रिलेशंस नाल जुड़ा हुआ है। इसको समझना इतना आसान नहीं, इसको हल करना भी इतना आसान नहीं। लेकिन ये कंट्राडिक्शंस कम की जा सकती है अगर एक सोशल मूवमेंट हो कि देखिए आपका जो फंडामेंटल विरोध है वो आपस में नहीं है। आपका फंडामेंटल विरोध जैसे किसान कर रहे हैं, किसान का समझ गए हैं कि उनका फंडामेंटल विरोध जो है न्यू लिबरल फोर्सेस हैं। न्यू लिबरल फोर्सेस या न्यू लिबरल जो डेवलपमेंट पैराडाइम है, ग्रोथ मॉडल है, उसके साथ है। लेकिन वो भी उतनी डूंघाई तक जाकर नहीं समझ रहे ना कि कितना डूंगा ये है और क्या कर रहे हैं। ऐसे ही जो गांव में किसान हैं, वो जो भाईचारा होता है उनका किसानों के साथ, ठीक है ना, भाईचारा किसानों का लेबर के साथ नहीं है। लेबर के साथ फंक्शनल रिलेशंस हैं, उनका काफ़ी अच्छा भाईचारा है, ऐसी नहीं। लेकिन जब वो बात आती है ना कि उनको वेज रेट देने की, तब प्रॉब्लम आती है। जो इसलिए जब आप छोटे किसान की बात करते हैं तो वो इस ज़मीन प्राप्ति में उनका विरोध नहीं कर रहे, ज़मीन प्राप्ति में विरोध कर रहे हैं बड़े किसानों का, ठीक है। सो मुझे लगता है कि अगर इसको, जैसे पंजाब में 10 लाख से ज़्यादा ऑपरेशनल होल्डिंग्स हैं, और उनमें से जो ऑन होल्डिंग पर डेटा जो अभी सरकार ने रिलीज़ नहीं किए, लेकिन हमें अपने जो स्टडीज़ हैं उनसे पता है कि 60% पंजाब में मार्जिनल स्मॉल फार्मर है। वो जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर है, वो जो एग्रीकल्चर वर्क फोर्स है, उनके साथ उनके रिलेशंस जोड़े ना वो कोहेसिव होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, रादर दैन के वो उससे कंट्राडिक्शन करें। हाँ, इसका एक है कि अगर किसान को जो उनकी फसल का कम से MSP जिसको बोलते हैं वो ठीक मिले, वो स्वामीनाथन MSP दी है। मैं आपको एक फिगर देता, मैंने क्योंकि काफ़ी देर से काम कर रहा हूँ, वो फिगर है कि ये सरकार कहती कि हमने स्वामीनाथन MSP दे दी, लेकिन सरकार आधा सच है ये। वो कहते हैं कि A2+ FL दे दी। A2+ FL किया कि जो किसान खरीदता है ना अपनी फसल के लिए इनपुट मार्केट से, उसकी कीमत और उसकी फैमिली की लेबर, लेकिन है वो नहीं किसानों की। किसान तो मांगते हैं C2+ 50% स्वामीनाथन MSP है। तो वो दोनों को रला कर क्या है कि मैंने एक साल 2019 और 20 का देखा कि अगर पंजाब के किसानों को स्वामीनाथन MSP मिलता तो वो 14,296 करोड़ और मिलता। तो जस्ट इमेजिन कि अगर पंजाब के 10 लाख किसानों को 14,296 करोड़ और मिलता है, तो वो मुझे नहीं लगता कि उसको थोड़ा ठीक पर्सपेक्टिव में काम समझ के किसानों को परसुएड करें कि आपके मजदूरों को भी मजदूरी ठीक दो, ठीक है ना। सो और मजदूर भी जब संगठन बनाते हैं तो वो भी बार्गेनिंग तो करते ही हैं। लेकिन ये कंट्राडिक्शन के पूरे के गांव वाले जो किसान है मिलकर कहेंगे इससे ज़्यादा मजदूरी नहीं होगी, या मजदूर कहेंगे इससे कम नहीं लेंगे, वो एक ठीक पर्सपेक्टिव में नेगोशिएट करके जो तो कि ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक है वो करनी चाहिए। लेकिन वो हो नहीं रहा क्योंकि जो फोर्सेस हैं ऐसी वो होने नहीं दे रही। मुझे लगता है कि आज भी जो ताकत बन रही, जो आप बात कर रहे थे कि सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी पर जहाँ और गाजीपुर किसान मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, वो थियरी में ज़्यादा है, रियलिटी में कम है। ये अभी जो ट्रेड यूनियंस हैं जहाँ और मजदूर हैं, जहाँ खेत मजदूर हैं, इनकी पार्टिसिपेशन उनमें कम है और ये सरकार को मालूम है। अगर ये
एजिटेशन को और मजबूत करना होगा। तो मुझे लगता है कि जो खेत मजदूर हैं और ऐसी जथेबंदियाँ, उनको साथ लेकर जाना पड़ेगा। और अगर ये होगा तो फिर कंट्राडिक्शंस भी कम होगी, क्योंकि कंट्राडिक्शन जो है उनको पहले समझकर फिर कम करना होगा। तो मुझे लगता है कि इस लार्जर कॉन्टेक्स्ट में काम करना होगा, ऐसे तो मुश्किल है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो हमसे बात करने के लिए। आप जुड़े रहिए वर्कर्स यूनिटी से। हम इस कड़ी में लगातार अलग अलग अर्थशास्त्री, कल्चरल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट और पब्लिक इंटेलेक्चुअल से बात करना जारी रखेंगे।